इस खबर के प्रायोजक हैं बचपन एंड 7 स्टार कॉन्वेंट स्कूल खुनखुना। बचपन स्कूल जहां भविष्य बुना जाता है। वैसे तो डीडवाना सदियों से सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब का एक नायाब उदाहरण रहा है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद चल रहा था, तब भी डीडवाना की जमीन मोहब्बत और भाईचारे के गीत गा रही थी। यही वो दौर था जब नगर की सिद्धपीठ श्री नागौरी मठ के पीठाधीश्वर वेंकुटवासी स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज ने पूरे शहर को एक ही जाजम पर बैठाकर शहर सीढ़नी का एक ऐसा आयोजन किया जो न भूतो न भविष्य में संभव लगता है। शहर सीढ़नी का वो दिन डीडवाना के इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जिस दिन हर्ष और उमंग में सराबोर डीडवाना में खुशी से कोई चूल्हा नहीं जला। उस दिन पूरा शहर स्वामी जी महाराज श्री केशवाचार्य जी का मेहमान भी था तो मेजबान भी था। मैं मेजबान इसलिए कहूंगा क्योंकि शहर के मोजिज लोगों ने इस जिम्मेदारी को स्वयं वहन कर कार्य को पूर्णता प्रदान की थी। शिवरात्रि के दिन आज भी बाकायदा आदि सिद्ध स्थान जोगा मंडी से पीठाधीश्वर नाथ जी महाराज सबसे पहले मोहल्ला सईदान पहुंचकर रोट भेंट करते हैं। बदले में इस्लाम धर्मावलंबी उनका भाव बिना स्वागत सत्कार कर उन्हें विदा करते हैं और यही परंपरा सदियों पुरानी है। तो दूसरी तरफ मरहूम शहर काजी जनाब फतेह मोहम्मद उस्मानी और महाराज श्री के 5 दशक पुरानी तस्वीरें बताती है कि दोनों धर्मगुरुओं के बीच आपसी रिश्ते किस तरह मजबूत और स्नेहिल रहे होंगे। और ये तस्वीरें ये भी दर्शाती है कि ऐसी महान विभूतियों के कर्म, तप, तपस्या और वाणी का ही प्रताप रहा है कि डीडवाना आज भी अपनी आभा को बरकरार रखे हुए है। बीते 5 दशकों में इस नगर में ऐसे दर्जनों उदाहरण मिल जाएंगे जो हमारी अटूट मोहब्बत को और मजबूत करते दिखाई देते हैं। शहर सीढ़नी के बाद कालांतर में इसी पीठ ने सौहार्द सम्मेलन कर मोहब्बत की जमीन को मानो खूब सारा शीतल जल दे दिया हो, जो इस जमीन से भाईचारा और सौहार्द को हमेशा हरा भरा रखने में सहायक सिद्ध होगा। यहाँ ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के दिन हिंदू भाइयों द्वारा बनाई जाने वाली मानव श्रृंखला का भी कोई सानी नहीं। हिंदू भाई पुरानी ईदगाह से लेकर नागौरी गेट तक सड़क के दोनों तरफ कतारबंद खड़े होकर मुस्लिम भाइयों की ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। तो होली के सतरंगी त्योहार पर पठानों की बड़ी पोल पर दोनों समुदायों की होली इंद्रधनुषी छटा बिखेरती है। डीडवाना शहर में वैसे तो ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जहां हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के लिए और मुसलमानों ने हिंदुओं के लिए दिल खोलकर आत्मीयता दिखाई हो, लेकिन डीडवाना के जायजन में शरीफ भाई ट्रांसपोर्ट वाले ने जो किया वो वाकई लाजवाब है। इस युवा ने गोसेवार्थ कुल 13 लाख रुपयों से भी ज्यादा दान किया है, जो इस आभा नगरी में एक कीर्तिमान है। शरीफ भाई ने हाल ही में नागौर की वीर भूमि ताउसर की जमीन पर अपने गौसेवक होने का परिचय दिया। ताउसर स्थित श्री कृष्ण गौशाला परिसर में नवनिर्मित राम दरबार और श्री राधा कृष्ण मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में डीडवाना के युवा समाज सेवी मुंशी मोटर्स के मोहम्मद शरीफ भाई ने श्री कृष्ण गौशाला में गो सेवा हितार्थ 5,01,000 रुपयों का आर्थिक दान देकर साबित कर दिया कि सनातन में जिसे मां का दर्जा दिया है उसे हम भी मां जैसा ही मान, सम्मान और सेवा देंगे। आपको बता दूं कि इससे पूर्व हाल के दिनों में शरीफ ने सांवराद स्थित गौशाला में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और नागौर के पास सहयोगी गौशाला में भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली दान की है। इसके अलावा शरीफ भाई समय समय पर क्षेत्र की गौशालाओं को पूरे के पूरे ट्रोला चारा दान करते रहे हैं। पिछले ही दिनों शेरानियाबाद की गौशाला में भी एक ट्रेलर चारा दान करके अपने गौसेवक होने का परिचय दिया है।
नगर के जाने माने हाजी असगर अली खत्री के सुपुत्र मोहम्मद शरीफ केवल गौ सेवार्थ ही तत्पर नहीं है, इन्होंने समय समय पर स्कूल के बच्चों को भी खेल किट उपलब्ध करवाए हैं। मोहम्मद शरीफ ने जब एक कार्यक्रम के दौरान 5 लाख रुपए देने की घोषणा की तो मंचस्थ अतिथियों में परमहंस संत श्री रामप्रसाद महाराज बड़ा रामद्वारा सूरसागर जोधपुर, संत श्री श्याम सुंदर महाराज मुरली मनोहर धोरा बीकानेर, एमडीएच मसाला के श्री सुरेश राठी, संस्थान के अध्यक्ष श्री करपाराम देवड़ा और पूर्व काबीना मंत्री एवं डीडोना विधायक श्री यूनुस खान ने मंच पर बुलाकर माला साफा पहनाकर शरीफ भाई का भावभीना अभिनंदन किया। मोहम्मद शरीफ बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं कि ईश्वर ने जो दिया है उस पर तेरा अकेले का अधिकार नहीं है। बस इसी सोच और सिद्धांत का पालन करते हुए मैं मूक प्राणियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूं और हमेशा तत्पर रहूंगा। एक माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा, रब ने तुझे जो कुछ भी दिया है ये तेरा अकेले का नहीं है, इसे तू अपनी अकेले की दौलत, अपने अकेले की संपत्ति मत समझ लेना। इस पर कायनात में जितनी मखलूक मौजूद है उन सब का हक है। तू गरीब का हक मत मारना, तू जानवर का हक मत मारना, और तू कोई पीड़ित है तो उसका हक मत मारना। ये बात उस बच्चे के जहन में इस कदर घर कर जाती है कि वो बच्चा अपने भरे पूरे जवानी के दिनों में ही पीड़ितों की सेवार्थ, पशुओं की सेवार्थ और मुख्य रूप से गौ सेवा में अपने आप को इस तरीके से झोंक देता है कि आज प्रदेश का एक जाना पहचाना नाम बन गया है। हम बात कर रहे हैं डीडोना के प्रसिद्ध मुंशी मोटर्स के ऑनर शरीफ भाई की, जो लगातार गौशालाओं के अंदर अपनी केवल सेवाएं ही नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी आय का एक हिस्सा भी दान करके अपने गौसेवक होने के कि मैं किस तरीके से गो पशु जो है उनके प्रति अपनी आस्था और अपनी सेवा जो है वो पेश कर सकता हूं। आज हमारे साथ नागौर की कृष्ण गौशाला जो है यहाँ मौजूद है और खुद शरीफ भाई इस गौशाला में मौजूद है, जिन्होंने हालिया दिनों के अंदर इस गौशाला के निर्माण में 5,01,000 रुपए की राशि डोनेट की है, दान की है। गौशाला के जो संचालक हैं, अध्यक्ष हैं इस समिति के श्रीमान करपाराम जी देवड़ा, वो भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। शरीफ भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम इस पूरे प्रकरण पर बात करेंगे। सबसे पहले तो चैनल पर आप दोनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और चूंकि भारत की इस विषम परिस्थिति के अंदर आप लोगों ने जो सांप्रदायिक सौहार्द का और एक गठजोड़ का जो परिचय आप दे रहे हैं और जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं पीड़ित जानवरों के लिए भी और पीड़ित मानव धर्म के लिए भी, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। शरीफ भाई, आपने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मेरी माँ ने कहा था कि तेरे पास जो कुछ है वो तेरा अकेले का नहीं है, और आपने उसको एक तरीके से गांठ बांध ली और उसके बाद आप जो है वो सेवा में लग गए। क्या था पूरा मामला और किस तरीके से आप? नहीं, ऐसा है, वो सब मामला ऐसा था। वो अपने माँ बाप ने यही कहा, जो भी है, जो भी कमा रहा है वो अपना नहीं है, वो सबका मिलजुल के करना पड़ेगा, सबका दिया। हाँ, सबका दिया हुआ है। तो उसके बाद आपने मतलब कब से आपने काम शुरू? अपन ने ये काम 1999 से सर काम शुरू किया है। और उसमें जैसे अपन ने 1999 जब मेरी गाड़ियां यूपी में चलती थी, जब मसूर का चारा लेके आती थी, इधर कोई मसूर का चारा जानता नहीं था। ये सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट और पाली डिस्ट्रिक्ट में मैंने शुरू किया था साहब। अब तक आपने कहाँ गौशालाओं के अंदर क्या क्या दान कर दिया? अभी मैंने करीब 8 महीने पहले एक सावरात गौशाला में एक ट्रैक्टर और ट्रॉली दिया। उसके बाद में सेकंड नंबर में मैंने अत्तूसर गौशाला में, उसमें मैंने एक ट्रैक्टर और ट्रॉली दिया है। तीसरा नंबर मैंने अभी ये ताऊसर की करपाराम जी देवड़ा की गौशाला में, उसमें मैंने 5,01,000 रुपए निर्माण के लिए भेंट किया है। इसके बाद काम मैंने अनेक किए और करते भी रहेंगे साहब, इसमें कोई कमी तो आती नहीं है गौशाला कोई काम में। आप शरीफ भाई हैं, आप बता रहे हैं कि मैं लगातार जो है इस काम के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा और भविष्य में भी इस तरीके के जो काम है मैं करता रहूंगा। और माँ बाप ने जो मुझे सीख दी है
कि आपका कमाया हुआ आपका अकेला नहीं है, उस पर सबका हक है। उसी तरीके से मैं इस्लाम में भी इसकी एक ये थ्योरी है कि आप अपने आमदनी का 40वां हिस्सा है वो आपको निकालना ही निकालना है। एक माह रमजान ऐसा आता है कि उसमें आपको जो है वो फितरा 1.25 किलो अनाज या जो भी है वो दान किया जाता है। तो आपने सनातन के प्रति अपनी जो आस्था है उसको प्रमुख रूप से गौ सेवा के रूप में बार उजागर किया और लगातार आप गौ सेवा के प्रति जो है वो काम कर रहे हैं। हम कृपाराम जी से जानना चाहेंगे कि आपकी जो गौशाला है वो कितनी बड़ी है और किस तरीके का इसका स्वरूप है, कितने टाइम से आप इसके अंदर जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। 1993 में मैंने एक छोटा रूप से गौशाला शुरू की थी और आज तो देखो आप चारों तरफ बहुत बड़े रहने के लिए गायों के टीन शेड, गोदाम, अलग अलग बाड़े, सर्दी में अलग, गर्मी में अलग, गर्मी में इसके सबको फैन लगे हुए हैं। तो कंटिन्यू में इसको बढ़ोतरी हो रही है और सेवा में कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार भी खूब पैसा दे रही है, दानदाताओं भी खूब पैसा दे रहे हैं और हमारे MDH जो है इंडिया लेवल पे फेमस, उनके हमारे मेरे बड़े भाई साहब सुरेश जी घाटी है, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे को रहता है। इतनी बड़ी आपकी गौशाला है, क्या इससे एक उद्योग जनरेट किया जा सकता है, एक व्यवसाय जनरेट किया जा सकता है जिससे? उद्योग में तो कोई है ही नहीं है, इसमें तो खाली खाद बिकता है, बाकी कोई व्यापार का काम है नहीं। दूध और देसी गाय है, दूध बहुत कम होती है, बछड़ा कहीं बाहर जाता नहीं है, ये बछड़े के कारण से, दूध के कारण से तो ये देसी गाय को लोग छोड़ा जाता है। तो उसमें उद्योग का तो काम ही है ही नहीं। व्यापार का तो व्यापार में खाली इसका खाद बिकता है, वो भी पहले खाद यहाँ बिकता था जब तो रेट ज्यादा आती थी, यहाँ पानी आनी सूख गए, अब खाद बाहर जाता है तो खाद का पैसा कम आता है। गाय ये आपके पास में जितनी भी गाय हैं वो मतलब लगभग छोड़ी हुई? हाँ, हमारे छोटी भी है, जो अपनाते नहीं है, कोई दूध नहीं देती है, वही गाय है बस। ये एक बड़ा सवाल है, ये नागौरी नस्ल की जो गाय या देसी अपन जिसको गाय कह सकते हैं, ये दूध भी इसकी जो है वो कम मात्रा में देती है और इसको पालना है जो लगभग मतलब एक आम नागरिक के लिए घाटे का सौदा साबित होता है। उसको देखते हैं, उसके मद्देनजर वो क्या करते हैं कि इसको खुला छोड़ देते हैं और खुली गायें जो है वो कई बार दुर्घटनाएं हैं या दूसरे वाहनों की चपेट में आना और इस तरीके से कहीं ना कहीं आम आदमी की आस्था को भी उससे ठेस पहुंचती है। तो उस स्थिति में कृपाराम जी देवड़ा जैसे संत प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो इन गायों को एडॉप्ट कर लेते हैं, एक तरीके से इन गायों को जो है अपना लेते हैं और उसके बाद इनका चारा है, पानी है, इनका रख रखाव, देखभाल जो है पूरा ये किया जाता है। ये कृष्ण गोपालशाला है, ये बड़े एक परिसर के अंदर स्थित है, बहुत बड़ी इसकी जो है वो इमारत है। आप जैसे कि आपने बताया कि सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों ही ऋतुओं के लिए इन्होंने अलग अलग गायों की जो है वो ठहरने की, रुकने की और उनके भोजन की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। एक और सवाल पर हम आपसे जुड़ना चाहेंगे, सरकारी जो अनुदान आपको मिल रहा है क्या इसको पर्याप्त कहा जा सकता है, इसमें और किस तरीके की सुधार की गुंजाइश? नहीं, अब खूब सरकार जो जनता का पैसा है, ये तो पैसा जनता द्वारा ही वसूल किया जाता है। सरकार उसको एक गोपालन से वसूली कर रही है, उसके बाद गौशालाओं को दे रही है, तो पर्याप्त है। जब ये पर्याप्त है, ऐसे वैसे तो पर्याप्त नहीं है, फिर भी ये पर्याप्त है। अगर 9 महीना 9 महीना गायों को आराम से अपन इसको खिला सकते हैं 9 महीने के लिए। अब कुछ महीना 20 दिन के गायों को बाहर फिर कुछ दानदाता भी देते हैं, समझा। अच्छा लालन पालन के लिए उनको थोड़ा बहुत सहयोग करना पड़ता है, बाकी इस पर्याप्त मतलब कुछ तो डोनेशन करना ही पड़ता है। समझा, जितना बाहर नहीं, 2016 के पहले बाहर था, 3 महीने से 6 महीना हो गया, 6 महीने से 9 महीना हो गया। फिर जमाना हो, जब जमाना अच्छा होता है, जब कचरा भी भाव नीचे रहता है। सिर्फ ये परेशानी जब भी आती है जब अकाल पड़ता है। जब तो पिछले 15 साल से कोई मुझे अकाल पड़ नहीं रहा और हमारे और शरीफ भाई के पिछले 15 सालों से एक पारिवारिक संबंध है भाइयों का जैसा। एक सवाल और जहनी तौर से वो उठना लाजिम भी है, अभी बरसाती सीजन थी, उसमें लगभग लोगों ने अपने जो जानवर हैं, डीडोना की सड़कें जैसे बिल्कुल इन जानवरों से भरी पड़ी रही। ऐसी स्थिति में इनकी सुरक्षा को लेकर के अपने को किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए, इस पे भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। ये तो सिर्फ मनोबल लोगों का कमजोर है। सरकार इतना पैसा दे रही है जिससे सेवा तो हो सकती है, व्यापार इसको कर दे सकते हैं अपन। जितनी भी गायें सुनने में है तो सरकार जहाँ भी अगर इसको एक बाड़ा बना के और व्यवस्था करे तो ये चल सकती है, किसी की बारी नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया खुला। हाँ, छोड़ दिया। उसमें क्या है, जब ये सबसे ज्यादा तो इनकी जो ये नर है ना, तो नर की जब समय ज्यादा है, गौशाला में लोग रखते नहीं, क्योंकि ये अलग अलग बाड़ा बनाना पड़ता है। साथ रहने पर एक दूसरे को मारपीट होती है, गायें भाग जाती है। तो ये एक नर है, ये मतलब जो भी सांड है ना, सांड इसको कहते हैं अपने आपके नंदीशाला। तो हर पंचायत में नंदीशाला अलग खुल जाए
और थोड़ा बहुत सरकार इसको 12 महीना कर दे, पैसा 12 महीना, सरकार के पास बजट खूब है, बजट भी खूब है, और सरकार इसको आराम से चला सकती है। जगह जगह पे इसको नंदीशाला छोड़ा रूप में 200-300 सांडों अगर कर सकते ना, तो इसका ये सारा आराम हो सकता है, अगर थोड़ी सरकारी शक्ति हो तो। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर सरकार इसका इरादा कर ले, पंचायत स्तर पर नंदी गौशालाओं का निर्माण और उनको वर्ष पर्यंत अनुदान अगर दिया जाए, तो ये जो आवारा और बाहर घूमने वाली और इनके अवैध रूप से जो परिवहन की या गोहत्या की जो समस्या है, उस पर 100% अंकुश लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन जहीर अब्बास उस्मानी के साथ